हाय फ्रेंड्स। आज हम सुनेंगे वो कौन था का पार्ट 7। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं सुने हों तो मेरे इसी चैनल पर आपको वो मिल जाएंगे। सच में नीरा मर गई, उसकी हत्या हो चुकी है। तुम न जानने का ड्रामा क्यों कर रहे हो पावड़े। मैं तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि इसके ठीक बाद जगमोहन गुस्से से भरा तुम्हारे पास पहुँचा और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने गलत बात मुझे कही। पावड़े गुस्से से चीख उठा। देवराज चौहान ने उसे हाथ में दबी रिवॉल्वर दिखाई। पावड़े ने रिवॉल्वर को देखा और गुर्रा कर रह गया। कब मरी नीरा? पावड़े ने असंयत स्वर में पूछा। ये कहो कि कब उसकी हत्या हुई? देवराज चौहान बोला। आज करीब 16 दिन हो गए हैं। नीरा नागपाड़ा इलाके के फुटपाथ पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। जगमोहन सड़क के उस पार कार में बैठा नीरा को देख रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग हेलमेट पहने आए और 3 गोलियां नीरा को मारकर चले गए। 3 गोलियां मारने का मतलब है कि वो नीरा को किसी भी तरह जिंदा नहीं देखना चाहते थे। नीरा उसी वक्त गिर गई, मर गई। पावड़े ठगासा देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान ने जेब से हवलदार के दिए कागज निकाले और पावड़े को दिए। ये पुलिस की रिपोर्ट है नीरा की हत्या की और उसके मृत चेहरे की तस्वीर की फोटोकॉपी भी। पावड़े ने जल्दी से सब कागज देखे, तस्वीर भी देखी। ये नीरा है। हाँ, पावड़े के चेहरे पर फीके भाव थे। किसने मारा नीरा को? पावड़े उसी अंदाज में देवराज चौहान को देखता रहा। पुलिस ने नीरा की लाश को लावारिस करार दे दिया। ये दुख की बात है। पावड़े के चेहरे पर कड़वे परेशानी के भाव उभरे। तुम अपने लोगों को मोटरसाइकिल देते हो जब किसी की हत्या करनी हो। देवराज चौहान बोला। तुम्हारा मतलब नीरा को मेरे इशारे पर मारा गया? क्यों नहीं, तो मेरे हाथों से मरोगे। पावड़े दांत किटकिटा उठा। नीरा ने लगभग उसी दिन तुमसे बात की थी मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से जगमोहन ने जब नीरा की हत्या होते देखी तो वो समझ गया कि ये काम तुमने किया है। वो गुस्से में पागल होकर तुम्हारी तरफ भागा क्योंकि वो नीरा से प्यार करने लगा था। नीरा की मौत को वो सह नहीं सका। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। पावड़े देवराज चौहान को देखता रहा। मुझे तुम्हारे किसी मामले से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ जगमोहन चाहिए। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बताओ वो कहाँ है, या नीरा की तरह तुमने उसे भी मार दिया है? मैं बहुत तकलीफ में हूँ नीरा के बारे में सुनकर। मैं उससे सच्चा प्यार करता। अगर सच में उससे प्यार करते तो उससे शादी जरूर कर लेते। मैं मजबूर था, अपने कामों को नहीं छोड़ सकता था। मजबूरी में मुझे नीरा से दूर होना पड़ा। शंकर पावड़े ने गहरी सांस लेकर कहा। जब तक मैं अपनी मजबूरी बताऊंगा नहीं तब तक तुम समझ नहीं पाओगे और तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैंने नीरा को नहीं मारा और ना ही जगमोहन मेरे पास पहुंचा। मेरे आदमियों ने मुझे जगमोहन के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो आया है। मेरे पास आने की उसने कोशिश की होती तो मुझे तुरंत बता दिया जाता। तो तब वो गुस्से में किसके पास गया? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मुझे क्या पता वो और नीरा किन कामों में उलझे थे। मैंने किसी को मोटरसाइकिल नहीं दी कि फला जगह फुटपाथ पर एक लड़की खड़ी होगी, उसे शूट करना है। पावड़े बोला। तुम्हारे आदमियों ने अपनी मर्जी से कुछ किया हो? ऐसा नहीं होता। किसी की हत्या करनी हो तो मेरे आदमी मुझसे इजाज़त लेकर ही ऐसा करते हैं। इस बारे में मेरा सख्त निर्देश है। ना तो नीरा की हत्या मैंने की, ना ही जगमोहन मेरे पास आया। शंकर पावड़े के चेहरे पर व्याकुलता के भाव नजर आ रहे थे। मुझे इस मामले में मत घसीटो। और वो 14 साल की लड़की, मेरे आदमियों ने जुहू से किसी लड़की को नहीं उठाया जो 14 की हो। पावड़े बोला। अगर तुम्हारी कोई बात झूठी निकली तो? जहाँ कहोगे मैं वहीं आ जाऊंगा। पावड़े बोला।
तुम नहीं समझोगे मुझे नीरा की मौत का कितना दुख है। जाने वो क्या कर रही थी, किसे अपना दुश्मन बना लिया कि उसकी हत्या कर दी गई। अभी भी सोच लो कि मैं सोच। तभी देवराज चौहान का फोन बज उठा। देवराज चौहान ने फोन निकाला तो पावड़े ने कहा, गुलाम का होगा, मुझे दो। देवराज चौहान ने फोन उसे दिया। पावड़े ने बात की। मिनट भर बात करने के बाद पावड़े देवराज चौहान से बोला, मेरे आदमियों में बाजीराव या गुलशन नाम का कोई आदमी नहीं। ये नहीं हो सकता। देवराज चौहान के होठ खींच गए। गुलाम ने पता करके मुझे बताया है। शौकत के बारे में पूछो। पावड़े ने फ़ोन पर शौकत के बारे में पूछा। उसके बाद फ़ोन बंद करके देवराज चौहान से कहा, कल रात शौकत की हत्या कर दी गई। मतलब कि शौकत तुम्हारा आदमी था? हाँ। बाजीराव और गुलशन नहीं? नहीं। अगर मैं साबित कर दूं कि ये दोनों तुम्हारे आदमी थे और बाजीराव के पास जगमोहन का फोन था तो? इस नाम का कोई आदमी मेरे लिए काम नहीं करता। तो तुम कैसे साबित करोगे? मेरे साथ चलो। देवराज चौहान ने कहा, मेरा इस तरह खुले में घूमना ठीक नहीं। शंकर पावड़े ने बेचैनी से कहा, तुम मेरे साथ हो, मेरे आदमी पीछे हैं, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें बाजीराव के भाई से मिलवाऊंगा। खुद ही सुन लेना कि वो क्या कहता है। और उसके पास जगमोहन का फोन है। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा। दोनों कार में बैठे। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट करके वहां से निकाली और सामने की मुख्य सड़क पर ले आया। कुछ दूर उसे सोहनलाल की कार खड़ी दिखी। देवराज चौहान ने सोहनलाल को फोन किया। तुम मेरे पीछे आओ। देवराज चौहान बोला, चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। कार दौड़ाते देवराज चौहान ने पावड़े से कहा, तुम्हारा एक आदमी है, सूखा पतला लंबा गाल भीतर घसे, उसका आगे का दांत चांदी का है, वो पेशेवर हत्यारा लगता है। पावड़े ने आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान ने उसे देखा। मेरा इस तरह का कोई आदमी नहीं है। पावड़े ने आंखें बंद ही रखी। तुम मुझे सही जवाब नहीं दे रहे। मैं सही कह रहा हूँ। इस तरह का मेरा कोई आदमी नहीं है। इसे देखा है कभी? चंद पलों की खामोशी के बाद पावड़े ने आंखें खोलते हुए कहा, मैंने इस तरह के आदमी को कभी नहीं देखा। क्यों, क्या बात है? ये आदमी मुझे 2 बार धमकी दे चुका है कि मैं इस मामले से पीछे हट जाऊं। मुझ पर हमला भी किया। देवराज चौहान ने कहा, इसी के इशारे पर शौकत की हत्या की गई। तुम्हें कैसे पता? मेरे सामने शौकत की हत्या हुई। वो मेरे से मिलकर कुछ ही आगे गया था। ये मेरे पास आ गया। उसके दाएं हाथ में स्टील का गूसा लिपटा होता है। इसने मेरा ध्यान शौकत की तरफ किया। मैंने उधर देखा तो शौकत पर गोलियां चलते देखी। वो तुमसे क्यों मिला? मैंने शौकत को लालच दिया था 25 करोड़ का, कि वो तुम्हारे गैंग में से जगमोहन की खबर निकाले। मेरा जगमोहन से वास्ता ही नहीं रहा तो वो कहाँ से खबर निकालता? पावड़े अब गंभीर दिख रहा था। अगर तुम्हारी कोई बात गलत निकली तो तुम बचने वाले नहीं। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। शंकर पावड़े खामोश रहा। देवराज चौहान ने धारावी की झोपड़पट्टी के बाहर कार रोकी और इंजन बंद किया। शंकर पावड़े ने देवराज चौहान को देखा। मैं 15 मिनट में बाजीराव के भाई मधुराव को लेकर आता हूँ। तुम कार में ही रहना। देवराज चौहान बोला। पावड़े खामोश रहा। खिसकने की कोशिश मत करना। मेरे आदमी तुम पर नजर रख रहे हैं। देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया। जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ? क्यों तुम्हें सह रहा हूँ? इसलिए कि मैं अपने धंधे में रुकावट नहीं चाहता। मैं तुम्हारी तसल्ली करा देना चाहता हूँ कि तुम जो बात कर रहे हो उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। पता चल जाएगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान कार से निकला और झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ गया। झोपड़पट्टी की तंग गंदी गलियों को तेजी से पार करता देवराज चौहान 5 मिनट बाद उस झोपड़ी के बाहर जा ठिठका जहां वो पहले आया था और मधुराव से मिला था। झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था।
देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया, परंतु भीतर प्रवेश करते ही ठिठका। झोपड़ी में सब कुछ वैसा ही था, परंतु वहां 30 बरस की औरत दिखी। होल्डिंग पर 3-4 साल का बच्चा दिख रहा था। औरत एक सूटकेस से कपड़े निकालकर बाहर रख रही थी कि देवराज चौहान को भीतर आया पाकर हैरान हो उठी। कौन हो तुम? भीतर कैसे आ गए? वो तेज स्वर में कह उठी। भीतर आ जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे मधुराव से मिलना है, देवराज चौहान ने कहा। मधुराव? ये कौन है? औरत ने उसी लहजे में कहा। मैं पहले भी यहाँ आकर उससे मिल चुका हूँ। परसों की बात है। दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? ये झोपड़ा महीने भर से बंद था। आज सुबह ही मैं अपने पति के साथ समस्तीपुर से लौटी हूँ। देख नहीं रहे, सामान निकाल रही हूँ। तुम गलती से यहाँ आ गए हो। जाओ, जाओ। मैं परसों यहीं आया था। यही झोपड़ा था, यहाँ मधुराव से मिला, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। पड़ोस के लोगों को बुलाऊं? मेरी बात तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम्हें। तभी 35 बरस के एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। पन्नी वाले लिफाफे में वो चावल लेकर आया था, पास की दुकान से। लेकिन देवराज चौहान को भीतर देखकर वो हैरान हो उठा और औरत से पूछा, ये कौन है? तुम ही पूछ लो। भीतर घुस आया है, कहता है परसों यहाँ किसी से मिला था, उसी से मिलने आया है। चल बाहर निकल। उसने चावल का लिफाफा नीचे रखते हुए कहा। मेरी बात सुनो। मैं, देवराज चौहान ने कहना चाहा। पहले बाहर। जो भी बात करनी है बाहर चलकर। देवराज चौहान झोपड़े से बाहर निकला। वो व्यक्ति भी बाहर आ गया। देवराज चौहान ने उसे मधुराव के बारे में बताया। उसने बताया कि पिछले 6 सालों से वो और उसकी पत्नी इस झोपड़े में रहते हैं। इस बात की तस्दीक आसपास के झोपड़ी में रहने वाले लोगों से भी करा दी। देवराज चौहान का सिर घूमकर रह गया। ये संभव नहीं था। वो खुद यहाँ मधुराव से मिला था, परंतु इस वक्त यहाँ हालात दूसरे थे। मधुराव को यहाँ कोई जानता ही नहीं था। बाजीराव के बारे में पूछा तो उसे भी कोई नहीं जानता था। फिर वो मधुराव कौन था? उसके पास जगमोहन का फोन कहाँ से आ गया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? देवराज चौहान के सामने नए सवाल खड़े होने लगे। एक नई उलझन देवराज चौहान के सामने आ गई कि आखिर मधुराव उससे चाहता क्या था। मधुराव ने उसे गुलशन पावड़े की तरफ भेजा था। कहा था कि बाजीराव गुलशन के साथ काम करता था। अब इन बातों का जवाब गुलशन ही दे सकता था। देवराज चौहान सोचों में उलझा झोपड़पट्टी से निकलकर बाहर आया और कार में बैठकर कार आगे बढ़ा दी। शंकर पावड़े उसे ही देख रहा था। मधुराव नहीं मिला क्या? पावड़े ने पूछा। हम गुलशन के पास चल रहे हैं, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। तुम जिसे लेने गए थे उसका क्या हुआ? अभी चुप रहो। पावड़े ने गहरी सांस ली, फिर कह उठा। इन सब बातों में मुझे सिर्फ नीरा की मौत का अफसोस है। मैं उसे आज भी चाहता हूँ। वो अच्छी लड़की थी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर कठोरता उभरी रही। मैं रोज रोज तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ये बात तुम भी समझते हो। आज अपनी जितनी तसल्ली करनी हो कर लो। मेरा एक एक दिन बहुत कीमती है। बहुत काम देखने होते हैं मुझे। 20 मिनट बाद देवराज चौहान ने गुलशन के घर के बाहर कार रोकी। यहीं रहो, देवराज चौहान ने कहा और कार से उतरकर फ्लैट पर जाने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक एक फ्लोर पर दो दो फ्लैट थे। देवराज चौहान दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़कर फ्लैट तक पहुंचा और बेल बजा दी। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला और 65 बरस की औरत दिखी। वो फौरन कह उठी, आओ, भीतर आओ। 2 दिन से टीवी खराब है। परसों तो मैं ठीक छोड़कर गई थी। देखो तो क्या खराबी आ गई है। हर तरफ खर्चा ही खर्चा है, और नहीं तो टीवी खराब हो जाता है। देवराज चौहान समझ गया कि इसने टीवी ठीक करने वाले को बुलाया होगा और उसे वो ही समझ रही होगी। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। नजरें घुमाई तो सोफे पर अखबार पढ़ते एक बूढ़े को देखा। गुलशन कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। कौन गुलशन?
वो बूढ़ा भी अखबार पर से नजरें उठाकर उसे देखने लगा था। परसों मैं यहाँ उससे मिला था। वो आपका बेटा होगा, देवराज चौहान ने कहा। परसों तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मैं तो इन्हें लेकर लीलावती हॉस्पिटल में गई थी, डॉक्टर को दिखाने। वहाँ इतनी भीड़ थी कि लौटते लौटते शाम के 5 बज गए। तुम किसी और के घर में गए होगे, मैं यहीं आया था। देवराज चौहान के होठों से निकला। गुलशन आपका बेटा है क्या? मेरा बेटा तो अमेरिका में रहता है, हम यहाँ अकेले रहते हैं। देवराज चौहान के मस्तिष्क में धमाके होने लगी। मधुराव भी गायब था और अब गुलशन भी। ये हैरत की बात थी कि उसे कोई भी नहीं मिला था। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जहाँ वो मिले थे वहाँ कोई और रहता था। जबरदस्त साजिश रची गई है उसके आसपास। साजिश करने वाला क्या चाहता है, ये समझ से बाहर था। उसे मामले से पीछे हटने की धमकी दी जा रही है, लेकिन जगमोहन को हासिल किए बिना वो पीछे नहीं हट सकता था। उसकी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन उसे हवा तक नहीं थी कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कौन लोग हैं इस मामले के पीछे? देवराज चौहान वहां से निकला और कार में आ बैठा। क्या हुआ? तुम्हारा वो बंदा कहाँ है जिसे लेने तुम गए थे? पावड़े ने पूछा। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम तो किसी को मेरे सामने करने वाले। वो मामला खत्म हो गया, तुम जाओ। देवराज चौहान ने पावड़े को देखा। परंतु एक बात जान लो कि अगर तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। पीछे नीले रंग की कार है, वो ही। मेरे आदमी से अपना सामान ले लो, तब यहाँ फ़ोन करके आने को कहोगे। 10 काम छोड़कर पहुँच जाऊँगा। पावड़े कार का दरवाज़ा खोलते हुए कह उठा। लेकिन मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अब मैं आशा करूँ कि तुम मुझे आराम से धंधा करने दोगे। देवराज चौहान ने उसे देखा और कार आगे बढ़ा दी। उलझन और परेशानी थी देवराज चौहान के चेहरे पर। मधुरा उस झोपड़ी में नहीं रहता था, परंतु वो वहाँ इस तरह मिला जैसे वो वहीं रह रहा हो। उसने कहा उसके भाई बाजीराव की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जो कि पावड़े के लिए काम करता था और अक्सर गुलशन के साथ रहता था। जगमोहन का मोबाइल फोन उसे बाजीराव के सामान में से पुलिस ने दिया और इस बात से खुश था कि बाजीराव की मौत के बाद बाजीराव का रखा 50,000 रुपया कहीं से मिल गया है। बाजीराव कौन था? इस तरह उससे क्यों मिला? उससे क्या चाहता था? उधर गुलशन तो अपनी पत्नी के साथ मिला था। गुलशन और उसकी पत्नी का मिलना भी एक चाल थी। उस दिन बूढ़ा बूढ़ी लीलावती हॉस्पिटल में गए थे। उसके घर पर गुलशन और उसकी पत्नी पावड़े के आदमी बनकर मिले। आखिर क्यों? गुलशन ने उसे शौकत के बारे में बताया। जब शौकत से मिला तो चांदी के दांत वाले के इशारे पर उसकी हत्या हो गई। शौकत की हत्या क्यों की गई? शंकर पावड़े का कहना है कि बाजीराव गुलशन उसके आदमी नहीं है। पावड़े की बातों से उसे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो किसी बात का झूठ बोल रहा हो। उसकी बातों की सत्यता की जांच आने वाले वक्त में खुद हो जानी थी। देवराज चौहान ने सोचा। पावड़े को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वो अपने धंधों को खराब न करे। इतना तो स्पष्ट हो गया कि उसके गिर्द जाल बुना जा रहा है, परंतु क्यों? कोई क्या चाहता है उससे? वो तो किसी काम में नहीं है। वो तो जगमोहन की तलाश कर रहा। देवराज चौहान की सोचें रुकी। ये जगमोहन का मामला है। जगमोहन ने ही इस मामले की शुरुआत की। तभी गर्दन को हवा देता गर्म शोला निकला और पीछे के दरवाजे का शीशा तोड़ते छेद बनाती गोली निकल गई। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि उस पर साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से फायर किया गया। उसने तुरंत कार के ब्रेक दबा दिए। साथ ही उसकी निगाह कुछ दूर जाती मोटरसाइकिल पर पड़ी, जहां दो हेलमेट सवार बैठे थे और एक के हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आ रही थी। देखते ही देखते मोटरसाइकिल नजरों से ओझल ट्रैफिक में गुम हो गई। कार से उसका पीछा करना मुमकिन नहीं था, परंतु देवराज चौहान को इतना जरूर महसूस हुआ कि वही लोग शौकत के हत्यारे हो सकते हैं। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। हेलो,
देवराज चौहान ने आसपास नजरें दौड़ाते कॉल रिसीव की। तुमने कार क्यों रोक दी? सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझ पर अभी फायर हुआ है, साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से, देवराज चौहान ने कहा। ओह, ये काम मोटरसाइकिल पर बैठे दो लोगों ने किया होगा। मैंने उन्हें तुम्हारी कार के काफ़ी करीब देखा था, लेकिन फायर करते नहीं देख पाया। कौन तुम्हारी जान लेना चाहता है? बंगले पर पहुंचो, मैं वहीं जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। शंकर पावड़े ने 5 मंजिला इमारत के बाहर ही टैक्सी रोकी और 500 का नोट ड्राइवर को देकर भीतर प्रवेश करता चला गया। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। अभी इमारत के प्रवेश गेट पर ही था कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने आ गया। पावड़े ने उसे देखा तो वो जल्दी से कह उठा, आप कहाँ चले गए थे सर? सब गनर आपको ढूंढ रहे हैं। हमें सड़क किनारे खड़ी आपकी गाड़ी मिल चुकी है। सबको आपकी चिंता हो रही थी। फोन पर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। गाड़ी ले आए, पावड़े ने बिना रुके कहा। जी, कोई नई खबर? वो तीनों भी आपके लिए परेशान हो रहे हैं। शंकर पावड़े आगे बढ़ता चला गया। लिफ्ट से चौथी मंजिल पर पहुंचा। पूरी चौथी मंजिल उसकी थी। कई जगह गनमैन खड़े नजर आ रहे थे। आदमी आते जाते दिख रहे थे। पावड़े ने एक कमरे का दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश किया तो गुलाम को अपनी टेबल पर टांगे लटकाकर बैठा देखा। वो कुछ परेशान था। पावड़े को देखते ही गुलाम चौंका, उतरकर आगे आया। आप कहाँ चले गए थे पावड़े साहब? गुलाम के स्वर में राहत के भाव थे। काम था तो बताकर जाते। सारे बॉडीगार्ड, वो तीनों कहाँ हैं? भीतर, गुलाम ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो भी परेशान है। पावड़े उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। गुलाम भी। तुम यहीं रहो, पावड़े ने कहा तो गुलाम वहीं रुक गया। पावड़े ने दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश किया। दरवाजा बंद होता चला गया। भीतर सामान्य से कमरे में 3 आदमी थे। एक कमरे में टहल रहा था। उसका नाम जोएल था। दूसरा कुर्सी पर बैठा था। वो टोनी था। तीसरा एक तरफ खड़ा उसे घूर रहा था। उसे बलशार कहते थे। तीनों की उम्र 40 से 50 साल थी। शंकर पावड़े ने तीनों को देखा। हमने कैमरे द्वारा तुम्हें आते देख लिया था, जोवेल ठिठक कर बोला। तुम हमारी इजाज़त के बिना देवराज चौहान से मिलने गए, हमारे रोकने पर भी नहीं रुके, बलसार बोला। उससे मिलना जरूरी था। वो हर रात हमारा एक ठिकाना तबाह करने को कह रहा था, पावड़े ने कहा। मतलब कि हर मामूली इंसान तुम्हें धमकी देगा तो? देवराज चौहान मामूली नहीं है। वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है। डकैती मास्टर? बलसार की आंखें सिकुड़ी। मैंने देवराज चौहान का नाम सुन रखा है, कुर्सी पर बैठा टोनी बोला। पर इस तरह अकेले तुम क्यों गए? मैंने जाना ठीक समझा। वो मेरे से मिलना चाहता था। तुमने जाना ठीक समझा, जोवेल कड़वे स्वर में बोला। तुम कौन होते हो गलत सही का फैसला करने वाले? क्या इन मामलों में मेरी जिम्मेदारी नहीं? पावड़े के माथे पर बल पड़े। हे, परंतु तुम इस तरह खुला गुमो ये बात। मेरा जाना जरूरी था। देवराज चौहान की गलतफहमी दूर करना जरूरी था। रात उसने हमारा एक ठिकाना उड़ाया। उससे ना मिलता तो आज रात दूसरा ठिकाना उड़ा देता। ये बात पुलिस को पसंद नहीं आती कि धमाके हों। पुलिस पहले ही हमसे बहुत नाराज है। वो तो मौका ढूंढ रही है मुझे पकड़ लेने का। कुछ नहीं होगा, हम पुलिस को पैसा पहुंचाते हैं। पुलिस धमाकों को पसंद नहीं करेगी। पावड़े आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस यही समझती है कि इन सारे कामों के पीछे शंकर पावड़े है। उन्हें ये नहीं पता कि शंकर पावड़े के 3 साथी और भी हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं। तुम लोगों ने मुझे फ्रंट में रखा हुआ है। खतरे तो अब मुझे ही उठाने पड़ेंगे। देवराज चौहान को क्या पता कि मेरे साथ तुम तीनों भी हो, वरना वो हम चारों से एक साथ मिलना पसंद करता। जोएल बलसार की नजरें मिली। टोनी ने पावड़े को देखकर कहा, देवराज चौहान से क्या बातें हुई?
वलसार भी कुर्सी पर आ बैठा था। पावड़े ने सारी बात बताई। आधा घंटा वो बताता रहा, फिर बोला, तुम लोगों को नीरा की मौत के बारे में पता था? सप्ताह पहले ही पता लगा था। जोएल ने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या जरूरत थी? तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था। तुम उससे छोड़ चुके थे। तुम तीनों ने मुझ पर दबाव डाला छोड़ने का। पावड़े ने तीखे स्वर में कहा। हमने नहीं, टॉनी बोला। वो तुम्हें ये धंधा छोड़ने को कह रही थी। मैं तो धंधा छोड़ने को भी तैयार था, लेकिन तुम लोगों ने धमकियां देकर मुझे पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। हम तुम्हें धंधा कैसे छोड़ने देते? तुम्हारे नाम पर ही तो सब काम चल रहे हैं। तुम पीछे हट गए तो धंधा खत्म हो जाएगा। सवाल ये नहीं कि इन कामों को संभालता कौन है। सवाल ये है कि किसके नाम का सिक्का चलता है। तुम्हारे नाम का सिक्का चलता है। हम पार्टनर हैं इस धंधे। गलत मत कहो, हम पार्टनर नहीं हैं। शंकर पावड़े ने टोनी को घूरा। मुझे सिर्फ प्रॉफिट का 10% मिलता है। बाकी का 90% तुम लोगों की जेबों में जाता है। 10% बहुत ज़्यादा रकम बैठती है। वलसार ने कहा, सारा काम हम संभालते हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही चलता है। मैं भी काम करता हूँ। जरूर, टॉनी मुस्कुराया। लोगों को दिखाना भी तो है कि तुम काम करते हो। सब यही जानते हैं कि हम तुम्हारे मैनेजर हैं। तुम्हारे ऑर्डर पर हम सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही संभालते हैं। 3 साल पहले तुम कुछ भी नहीं थे। ड्रग्स का मामूली सा काम करते थे और हमारे पास काम की योजना थी। लगाने को पैसा था। हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके नाम पर हम काम कर सकें। हमने तुम्हें मुंबई का बादशाह बना दिया 3 सालों में। जब पुलिस का खतरा आया तो तुम तीनों भाग जाओगे। फंसूंगा मैं तो तुम लोगों को आज तक ठीक से जानता भी नहीं कि तुम लोग कौन हो, कहाँ रहते हो, किधर से आते हो। और जानने की जरूरत भी क्या है? बहुत पैसा तुम कमा रहे हो। नीरा के बारे में मुझे बताना चाहिए था। जरूरत नहीं समझी। किसने की नीरा की हत्या? हमने नहीं करवाई। मेरे से झूठ मत बोलना। हम पार्टनर हैं, आपस में झूठ नहीं बोलते। और जगमोहन का मामला क्या है? हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। वो हमारे पास नहीं। हम उससे जानते नहीं। देवराज चौहान खतरनाक इंसान है। अगर तुम लोग झूठ कह रहे हो तो हम सच कह रहे हैं। और हम देवराज चौहान से डरते भी नहीं हैं। तुम खामखा ही उससे मिलने गए। हम खुद ही उससे निपट लेते। वो होता ही कौन है हमारे रास्ते में आने वाला? वो खतरनाक है। मैं बार बार कह रहा, हमसे भी ज़्यादा खतरनाक। टोनी ने पावड़े की आंखों में झांका। पता नहीं। वलसार ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उसे दिया। इसे रखो। तुम्हारा पेन टेबल से मैंने उठा लिया था। पावड़े ने पेन कमीज की जेब में रख के कहा। शौकत को किसने मरवाया? हम नहीं जानते, जोएल बोला। और वो अच्छा काम करने वाला था। उसे मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोगों ने मारा था। मोटरसाइकिल तुम लोगों ने तो नहीं भेजी। आजकल हर कोई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने लगा है इस काम में। टोनी कह उठा। मैं सोच रहा हूँ कि जगमोहन कहाँ गायब हो सकता है। तुम्हारा जगमोहन से क्या मतलब? वो मेरे से 14 साल की लड़की मांग रहा था, जिसे कि हमारे आदमियों ने जुहू इलाके से उठाया था। परंतु हमारे आदमियों की तरफ से ये बात सामने आई कि हमने जुहू से किसी लड़की को नहीं उठाया। मैंने ये बातें नीरा से भी कह दी थी। उसके बाद नीरा की हत्या कर दी गई और जगमोहन गायब हो गया या फिर मार दिया गया। ऐसा ही कुछ हुआ हो सकता है। पावड़े की निगाह तीनों पर गई। मैं कुछ कहूँ पावड़े? टोनी ने उसकी आंखों में झांका। क्या? अपने काम की तरफ ध्यान दो। तेरा दिमाग सिर्फ अपने काम की तरफ होना चाहिए। इन बेकार की बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं और ना ही हमने वास्ता रखना है। हमें सिर्फ अपना काम देखना है। तुम कहो तो देवराज चौहान को खत्म कर दें, जोएल बोला। ये तो झगड़ा खड़ा करने वाली बात होगी। देवराज चौहान तो, पावड़े ने कहना चाहा। कोई झगड़ा नहीं।
गोली अंदर, देवराज चौहान का दम बाहर। पावड़े ने तीनों को देखते गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल में अब देवराज चौहान हमारे रास्ते में नहीं आएगा। हमें उससे वास्ता नहीं रखना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो। हम तुम्हारा रुतबा और बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। पलसार ने कहा, रुतबा? वो कैसे? इसी सप्ताह सोनू सावंत हमसे मुलाकात करने वाला है। सोनू सावंत, मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन? पावड़े हैरानी से बोला। हाँ। पलसार मुस्कुराया। वो हमसे क्यों मिलेगा? वो हमारे से दोस्ती की इच्छा रखता है। संभव है वो अपनी जगह तुम्हें दे दे या पार्टनर बन जाए हमारा। मुझे? पावड़े के चेहरे पर अजीब से भाव थे। पार्टनर? हाँ, पार्टनर। उसका और हमारा धंधा एक हो सकता है। अपनी जगह वो तुम्हें दे देगा और महीने का 10% प्रॉफिट उसे मिलता रहेगा। अभी बातें होंगी इस बारे में, पर वो ऐसा क्यों करेगा? ये हम पर छोड़ दो। हम तो कब से तुम्हारा रुतबा बढ़ाने की चेष्टा में हैं। सोनू सावंत के पीछे हटते ही तब तुम मुंबई के पावरफुल डॉन बन जाओगे। सोचो क्या शान होगी तुम्हारी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोनू सावंत अपनी जगह मेरे लिए क्यों छोड़ेगा? मैं? तुम कुछ मत सोचो। यहाँ तक भी तुम्हें हमने पहुँचाया है, आगे भी हम पहुँचाएंगे। तो मुझे असल बात बताओगे नहीं कि ये सब कैसे किया जा रहा है? पावड़े ने कहा, आम खाओ, पेड़ को बड़ा करना हमारा काम है। शंकर पावड़े गंभीर नजर आ रहा था। कई पलों की चुप्पी रही। क्या सोच रही हो? तुम लोगों को मैं आज तक नहीं समझ पाया। सोनू सावंत पर काबू पाना कठिन है, ये मैं समझ सकता हूँ। और तुम लोग कहते हो कि वो अपनी जगह मेरे को देकर सिर्फ 10% का हर महीने हिस्सा लेगा। ऐसा होने वाला है पावड़े, जोएल ने गंभीर स्वर में कहा। पावड़े ने गहरी सांस ली। तभी पावड़े का फोन बज उठा। हेलो। पावड़े ने बात की। पावड़े, देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझ पर मोटरसाइकिल वालों ने फायर किया है। नहीं, पावड़े के होठों से निकला। ये तब की बात है जब तुम मेरी कार से निकले और मैंने कार आगे बढ़ाई। मैंने तो गोली की आवाज़ नहीं सुनी। साइलेंसर इस्तेमाल किया गया था। मेरा इस बात से कोई वास्ता नहीं। पावड़े ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक तुम मेरे पास बैठे रहे मुझ पर फायर नहीं हुआ। तुम्हारे अलग होते ही मुझे इस मामले में मत घसीटो। मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं। पावड़े बोला, तुमने कोई झूठ बोला हो तो बता दो। नहीं, सच कहा है। उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। कौन था? बलसार बोला। देवराज चौहान। पावड़े ने बताया कि उस पर गोली चलाई गई मोटरसाइकिल से। तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? मैं चिंता क्यों करूँगा? उसका फोन आया तो बता दिया। क्या ये काम हमने किया है? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तुम लोग ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसका आगे का दांत चांदी का हो? वो पेशेवर हत्यारा है। देवराज चौहान कहता है उसी के इशारे पर शौकत को मारा गया। पावड़े ने कहा। बलसार ने टोनी को देखा। जोएल बोला, देवराज चौहान जाने क्यों तुम्हारे सिर पर चढ़ा बैठा है। स्वर में नाराजगी थी। वो चांदी के दांत वाला? हम ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते। जानते होते तो तुम्हें भी पता होता। शंकर पावड़े सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान अगर दोबारा तुम्हें परेशान करे तो हमें इशारा कर देना, जोएल बोला। पावड़े ने सिर हिलाया। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। हमेशा की तरह काम हम संभाल लेंगे। तुम्हारे मैनेजर जो ठहरे, जोएल मुस्कुराकर कह उठा, तुम्हें तो सिर्फ चेहरा आगे रखने के तगड़े नोट मिलते हैं। मैं काम भी करता हूँ, तेज स्वर में कहते पावड़े खड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, टोनी ने हाथ उठाकर कहा। जाते वक्त बॉडीगार्ड अपने साथ रखना। शंकर पावड़े वहां से बाहर निकल गया। कुछ पल उनके बीच खामोशी रही। वो पेन ठीक से काम कर रहा है? टोनी ने बलसार को देखा। बलसार ने जेब से छोटा सा यंत्र निकाला और उसका स्विच दबा दिया। यंत्र रूपी स्पीकर से बावड़े और गुलाम की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो बातें कर रहे थे। ठीक है, बलसार स्विच ऑफ करता के उठा।
फावड़े को पेन जेब में रखने की आदत है। ये जहाँ भी रहेगा हम बातें सुन सकेंगे। पेन में खास तरह का ट्रांसमीटर है जो कई मील तक एरिया कवर करता है। मेरे ख्याल में फावड़े ज़्यादा फैल रहा है, जोएल ने कहा। कैसे? चांदी के दांत वाले के बारे में पूछ रहा। इन बातों को हल्के में लो। वो कुछ नहीं जानता, उतना ही जानता है जितना हम बताते हैं। देवराज चौहान से चांदी के दांत के बारे में सुन आया और हमसे पूछने लगा। बस इतनी सी बात है, टॉनी ने कहा। टॉनी ठीक कह रहा है, वलसार ने अपनी सहमति दी। देवराज चौहान के बारे में क्या करना है? टॉनी ने पूछा। वो जगमोहन को ढूंढ रहा है, ढूंढने दो। वो चांदी के दांत वाले को भी ढूंढ रहा है। तुम उसकी फिक्र मत करो। हमारे जो काम है हमें उस तरफ देखना है। ये मामले हमारे खड़े किए हुए नहीं हैं, परंतु वास्ता तो हमसे ही रखते हैं। इस बारे में जब हमसे कुछ कहा जाएगा तब हम कुछ सोचेंगे। अभी तो सोनू सावंत का काम हमारे सामने आया है। समझ में नहीं आता कि सोनू सावंत जैसे डॉन को काबू कैसे किया होगा, टॉनी बोला। वलसार ने तीखी निगाह से टॉनी को घूरा। तुम ज़्यादा बकवास कर रहे हो टॉनी। सॉरी, मैंने यूं ही कह दिया। अपनी जुबान पर काबू रखो। हम हर वक्त मौत के मैदान में खड़े हैं, ये मत भूलो, वलसार ने गंभीर स्वर में कहा। सोनू सावंत से मुलाकात का कौन सा दिन तय हुआ? जोएल ने पूछा। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, टोनी कह उठा। सोहनलाल ने कॉफी का घूंट भरा और सामने बैठे देवराज चौहान को देखा। दोनों बंगले पर साथ साथ ही पहुंचे थे। सोहनलाल ने कॉफी बनाई तो तब तक देवराज चौहान ने नहा धोकर दूसरी पैंट कमीज पहन ली। उसके बाद देवराज चौहान ने सोहनलाल को सब कुछ बताया। सुनकर सोहनलाल गंभीर होता कह उठा। हालात तो रहस्यमय होते जा रहे हैं। कोई साजिश रच रहा है। पहले जगमोहन पर साजिश रची गई। किसी की सहायता के नाम पर वो इस मामले में फंस गया और जब मैं इस मामले में आया तो मैं भी फंसता चला गया। अब मुझे शूट करने की कोशिश की गई। ये कौन कर रहा है? इस बात का जवाब तो उसके पास है जिसने जगमोहन की सहायता ली। समझ में नहीं आता कि जगमोहन किसकी सहायता कर रहा था। वो कौन था? सोहनलाल बोला। वो कौन था ये पता चल जाए तो मामले की ज़्यादातर परतें खुल जाएंगी। गहरा जंजाल है ये मामला। जगमोहन का फ़ोन मधुराव के पास पाया गया। दोबारा जब उससे मिलने गया तो पता चला वो जगह उसकी नहीं, वहाँ तो कोई और लोग रहते हैं। इसी तरह गुलशन का पता लगा कि वहाँ बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। जिस दिन गुलशन उस प्लेट पर मुझे मिला उस दिन बूढ़ा बूढ़ी लीलावती हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए हुए थे। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? सोहनलाल ने पूछा। कुछ कुछ मैं समझ रहा हूँ, पर ज़्यादा नहीं। जो समझे हो वो बताओ। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरा और कहा। जगमोहन डिलक्स बार में नीरा से मिला। नीरा खोटे को उसने नोट बरसाकर फंसाने की चेष्टा की। ये जुदा बात रही कि जगमोहन उसे बाद में सच में चाहने लगा। जगमोहन को नीरा की इसलिए जरूरत थी कि वो नीरा के माध्यम से शंकर पावड़े तक पहुंचना चाहता था, ताकि पावड़े से उस लड़की को आज़ाद करा सके। सोहनलाल की निगाह देवराज चौहान पर थी। सवाल ये पैदा होता है कि जगमोहन को काम हाथ में लेते ही ये बात फौरन कैसे पता चल गई कि नीरा खोटे द्वारा वो पावड़े तक पहुंच सकता है। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। शायद ये बात उसी ने जगमोहन को बताई हो, जिसके लिए जगमोहन उस लड़की को ढूंढ लेना चाहता था। यानी कि जगमोहन का ध्यान शंकर पावड़े की तरफ लगाया जा रहा था। हाँ, शंकर पावड़े के चक्कर में पड़ा जगमोहन अचानक ही गायब हो गया। नीरा को शूट कर दिया गया। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद कई दिन बीत गए। मेरे ख्याल में कुछ नहीं हुआ। तुम जगमोहन की तलाश में लगे रहे। मैं मलेशिया में व्यस्त रहा और वापस आते ही मैंने जगमोहन की तलाश शुरू कर दी। जगमोहन का फ़ोन बंद आ रहा था। जगमोहन के लिए मेरी तलाश चलती रही कि एक दिन जगमोहन के फ़ोन पर बेल जाने लगी। पता चला फ़ोन मधुराव नाम के व्यक्ति के पास है। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।